जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल हम जो देख रहे थे वो नागरिकता से संबंधित कुछ प्रावधान देख रहे थे। आज हम जो देखेंगे वो उसमें से कुछ आगे के प्रावधान देखेंगे जो नागरिकता अधिनियम 1955 में दिए गए हैं। नागरिकता अधिनियम 1955, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि संसद में जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, जो कानून बनाने का अधिकार है, वह हमारी संसद के पास में है। तो संसद में ही एक अधिनियम बनाया गया और उसमें यह बताया गया कि किस किस प्रकार से भारत की नागरिकता ली जा सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत में पांच प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा है। भारत में पांच प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और तीन प्रकार से नागरिकता समाप्त हो जाती है। आज हम इन सभी चीजों को समझेंगे कि हाँ, किस किस आधार पर भारत की नागरिकता समाप्त होगी और किन किन आधारों पर हम भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। तो भारत नागरिकता अधिनियम 1955 जो संसद के द्वारा कानून लेके आया गया था, और इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इसमें पांच प्रकार के नागरिकता प्राप्ति की बात कही गई है और तीन प्रकार के जो है वो नागरिकता समाप्ति की, किस प्रकार से नागरिकता भारत की समाप्त हो जाएगी उसकी बात कही गई है। तो आइए हम थोड़ा सा अब एक एक करके देखते हैं। जैसा कि मैंने जो पांच प्रकार थे वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, तो आज हम उसे एक एक पॉइंट करके देखेंगे। तो पहला जो है वो है जन्म के आधार पर नागरिकता। जन्म के आधार पर नागरिकता। जन्म के आधार पर नागरिकता, इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद के भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। इसी के साथ में इसमें एक प्रावधान यह भी किया गया है कि 19 जुलाई 1987 19 जुलाई 1987 से यह व्यवस्था की गई थी कि भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे बच्चे के माता पिता में से अगर कोई एक भारत का उस समय नागरिक है तो वह जो लड़का होगा वह भारत का नागरिक माना जाएगा। और इसमें एक थर्ड प्रावधान किया गया था जो 2003 में किया गया था
2003 में किया गया था। वो प्रावधान ये किया गया था कि 2003 में इस प्रावधान में जो संशोधन किया गया, उस संशोधन में जोड़ा गया था कि यदि बच्चे के जन्म के समय माता पिता में से एक के पास अगर भारत की नागरिकता है, अगर बच्चा 2003 से तीन के बाद में अगर जन्म लेता है और अगर बच्चे के जन्म के समय माता पिता में से अगर किसी एक के पास भारत की नागरिकता है, तो वह बच्चा जन्म से ही भारत का नागरिक माना जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला जो हम देखने जा रहे हैं वह हम देखेंगे वंश के आधार पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत कम ही लोगों के द्वारा पढ़ाया जाता है, तो इसे आप लोग थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। वंश के आधार पर, अगर हम वंश के आधार पर बात करें तो यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर हुआ है और जन्म के समय पिता के पास जो भारतीय नागरिकता है, तो वह वंश से भारत का नागरिक माना जाएगा। यानी कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हुआ है और उसके माता पिता में से कोई एक उस समय भारत का नागरिक है, तो वह बच्चा जो है, बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि जैसे आपके माता पिता हैं और अगर आपके माता पिता जाकर किसी दूसरे देश में बस गए हैं और अगर उस देश में बस गए हैं और अगर आपके माता पिता में से किसी एक के पास में भी उस समय भारत की नागरिकता अगर है, तो वो जन्म के समय वो जो लड़का होगा वो भारत का नागरिक वंश के आधार पर माना जाएगा। तो अगला जो हम देखने जा रहे हैं वो हम देखेंगे, थोड़ा सा इसमें और एक दो प्रावधान है वो हम देखेंगे। तो इसमें जो अगला प्रावधान किया गया है वह यह किया गया है कि 10 दिसंबर 1992 को इसमें ये संशोधन करके यह लागू किया गया कि बच्चे के जन्म के समय माता या पिता में से एक के पास भारतीय नागरिकता होनी चाहिए। इसे 10 दिसंबर 1992 को संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। इसमें एक प्रावधान 3 दिसंबर 2004 को और किया गया था। 3 दिसंबर 2004 को इसमें एक प्रावधान और लागू किया गया था संशोधन के माध्यम से, जिसके अनुसार बच्चे के जन्म को यदि एक वर्ष के भीतर जो जिस देश में वो रह रहे हैं उस देश के दूतावास जाकर पंजीकरण करवा लेते हैं तो भी नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अब इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब ये है कि मान लीजिए माता पिता किसी बाहर रह रहे हैं किसी दूसरे देश में और बच्चे का जन्म होता है। अगर एक उसके माता पिता अगर 1 वर्ष के भीतर राजदूत दूतावास, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर देश में हर देश का एक दूतावास होता है जहां पे एक राजदूत बैठते हैं और उस देश के साथ जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती हैं, जो विभिन्न प्रकार के व्यापार होते हैं या जो विभिन्न प्रकार के समझौते होते हैं, वो दूतावास के माध्यम से किया जाता है उस देश से। अगर सरल शब्दों में कहें तो दूतावास से हमें ये भी पता चल जाता है कि हाँ, उस देश के साथ हमारे किस प्रकार के व्यवहार हैं। तो अगर है इसमें एक प्रावधान किया गया कि अगर 3 दिसंबर 2004 को 4 के बाद में यदि 1 वर्ष के भीतर अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, अगर 1 वर्ष के भीतर जिस देश में रह रहा है उस देश के दूतावास जाकर अगर पंजीकरण करवा लेते हैं तो भी भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि वंश के आधार पर कैसे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगला जो हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे वह हम देखेंगे पंजीकरण के माध्यम से। अगला जो हम देखेंगे वह हम देखेंगे पंजीकरण के माध्यम से। पंजीकरण के माध्यम से यानी कि इसका अर्थ ये है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, अगर वह मान लीजिए कि हाँ यूएसए में निवास कर रहा है, लेकिन अब वह भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो उसे नागरिकता कैसे प्राप्त होगी। इसीलिए पंजीकरण को एक आधार बनाया गया और उसमें कुछ प्रावधान डाले गए कि इन प्रावधानों के माध्यम से एक व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो अगर हम पंजीकरण के माध्यम से कहें तो मैंने ये तो आपको बता दिया कि हाँ कैसे इसमें करना है, लेकिन इसमें है भारत का भारतीय मूल का जो व्यक्ति है, इसमें ये प्रावधान किया गया कि भारतीय मूल का एक व्यक्ति यदि 7 वर्ष तक भारत में निवास करने 7 वर्ष तक भारत में निवास करता है और अगर 7 वर्ष तक भारत में निवास करने के पश्चात भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन इसमें एक और जो है क्लॉज डाला गया वह यह था कि उसे पंजीकरण जब वह भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करेगा, तो आवेदन करने से पहले 1 वर्ष तक उसे भारत में निवास करना होगा। यानी कि जिस दिन वह पंजीकरण के लिए जाएगा उस दिन से 1 साल पहले से उसे भारत में निवास करना अनिवार्य है। यानी कि 7 वर्ष में वो विदेश जा सकता है, आ सकता है, लेकिन अगर वह भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो जिस दिन उसके 7 वर्ष पूरे होंगे या जिस दिन उसे आवेदन करना है, मान लीजिए कि 6 वर्ष वो भारत में रहा, उसे 1 वर्ष बाद भारत में नागरिकता के लिए आवेदन करना है। तो 6 से और जो 7 वर्ष का जो टाइम पीरियड होगा उसे भारत में ही निवास करना होगा। इसमें 1-2 प्रावधान और हैं जिन्हें हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं।
ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। आप लोगों से बार बार मैं यही कहता हूँ कि थोड़ा सा अपना सपोर्ट दिखाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे आप लोगों को अच्छी अच्छी चीजें देने की, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ाने की। तो इसमें अगला जो सेकंड प्रावधान किया गया है, वह प्रावधान यह किया गया है कि कोई विदेशी नागरिक जिसने भारतीय नागरिकता से के बाद भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई विदेशी नागरिक है जिसने भारतीय नागरिक से विवाह कर लिया है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई विदेशी है और वह भारत आया और उसने भारत में किसी से विवाह कर लिया, तो अगर वो भारत के किसी नागरिक से विवाह कर लेता है तो 7 वर्ष भारत में निवास करने के बाद, इसमें भी सेम प्रावधान ही किया गया है। 7 वर्ष भारत में निवास करने के बाद भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। इसे भी आवेदन करने से पूर्व 1 वर्ष तक लगातार भारत में निवास करना होगा। यानी कि इसमें भी वही बात कही गई है कि बस इसमें थोड़ा सा अलग है कि मान लीजिए अगर आप किसी भारतीय व्यक्ति से शादी करते हैं, चाहे लड़का से चाहे लड़की से, और उसके बाद में अगर आप 7 वर्ष तक भारत में रहते हैं और आवेदन करने से पूर्व अगर लगातार आप 1 वर्ष तक भारत में रह रहे हैं, तो आपको भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। इसमें जो तीसरा प्रावधान किया गया है वह यह किया गया है, जो तीसरा प्रावधान किया गया है वह यह किया गया है कि भारतीय नागरिकों के अल्पवयस्क जो बच्चे हैं उन्हें पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। यानी कि मान लीजिए कि कोई माता पिता हैं, माता पिता हैं और उनका जो पुत्र है वह अल्पवयस्क है, यानी कि अभी वह 18 साल के भारत के आधार पर देखें तो यानी कि वह अभी भारत के आधार पर अभी वह एक नागरिक नहीं है, मतलब कि अभी वह वयस्क नहीं हुआ है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो चुनाव में वोट देने का प्रावधान किया गया है वो 18 वर्ष के बाद किया गया है। यानी कि ऐसा मान लिया जाता है कि 18 वर्ष के बाद व्यक्ति के अंदर वो समझ आ जाती है, यानी कि वह सारी चीजों को समझने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है और वो वयस्क हो जाता है। तो इसमें कहा गया है कि यदि भारतीय नागरिकों के जो अल्पवयस्क बच्चे हैं वो पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है। इसमें एक प्रावधान और किया गया है कि पूर्ण आयु वर्ग का कोई व्यक्ति जो स्वयं या जिसके माता पिता में से एक स्वतंत्र भारत का नागरिक रहा हो, 1 वर्ष भारत में रहने के पश्चात नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके माता पिता में से माता पिता हैं और आपके माता पिता 1950 के बाद का जो हमारा भारत था, जैसा कि जानते हैं आप लोग कि 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत में संविधान लागू हुआ और भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ। तो ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है कि जो भारत के नागरिक रहे हैं जो पहले से, वो उनके जो बच्चे हैं, यानी कि इसमें ये प्रावधान किया गया है कि स्वतंत्र भारत के
अगर वो नागरिक रहे हैं तो वह 1 वर्ष भारत में रहकर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। यानी सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक अगर स्वतंत्रता के समय से रहा है, जैसा कि मान लीजिए कि 1950 तक आप भारत में रहे, उसके बाद में 1990 में आप किसी अन्य देश में चले गए, तो उसके बाद में जो आपके बच्चे हैं, अगर आपके बच्चे उस देश में जन्म लेते हैं और उसके बाद में जब वो अपनी 18 वर्ष आयु पूरी कर लेते हैं और अगर उनके मन में ये विचार आता है कि हाँ हमें भारत की नागरिकता लेनी है, तो वह जो है 1 वर्ष भारत में रहने के बाद भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब अगला जो है वो है देशीकरण के द्वारा नागरिकता। देशीकरण देशीकरण के द्वारा नागरिकता, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि यदि कोई विदेशी नागरिक और भारत का नागरिक यदि कोई विदेशी नागरिक भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता दी जा सकती है। इसके लिए कुछ प्रावधान भी किए गए हैं। उसमें प्रावधान ये है कि 14 वर्ष में से 12 वर्ष तक भारत में निवास करना होगा। यानी कि 14 वर्ष में से 12 वर्ष तक भारत में निवास करना करना होगा निवास करना होगा। और आवेदन से 1 वर्ष पूर्व, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया है कि आवेदन से 1 वर्ष पूर्व लगातार उसे भारत में ही रहना होगा। यानी कि जिस दिन उसे आवेदन करना है उससे 1 वर्ष पहले से उसे लगातार भारत में रहना होगा। इसमें जो दूसरा प्रावधान किया गया है वह यह किया गया है कि उसे भारत के संविधान में वर्णित 8वीं अनुसूची में दी गई भाषा में से किसी एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अब कई लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि भारत के संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषा दी गई है। अब आप में से बहुत लोगों के दिमाग में यह आ सकता है कि हाँ 8वीं अनुसूची में भाषा दी गई है तो बहुत सारे लोगों को इंग्लिश भाषा आती है तो वो भी तो भारत के नागरिक हो सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बहुत ही सरल शब्दों में बता दूं कि भारतीय संविधान में जो 22 भाषाएं शामिल हैं उसमें अंग्रेजी को अभी तक शामिल नहीं किया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। आगे हम थोड़ा और भी देखेंगे। अगला जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे क्षेत्र अर्जन के आधार पर। मैं इसे मिटा ही देता हूं। अगला जो हम देखेंगे वो देखेंगे क्षेत्र अर्जन
के आधार पर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि अगर भारत में किसी क्षेत्र को अपने में मिलाया है, अपने में शामिल किया है, तो वहां के जो व्यक्ति होंगे वो स्वयं ही भारत के नागरिक बन जाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी जब ऑपरेशन सिंदूर चला था तो हम लोगों के मन में बहुत सारा मतलब ये खुमार उठ रहा था, और मैं तो बहुत ही ज्यादा जोश में था कि हाँ बस मुझे लाहौर पे ही कब्जा कर लेना है। मेरे अंदर ऐसा चल रहा था, मतलब मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। मुझे लगा था कि अब पीओके जो है वो तो हमारा हो जाएगा, लेकिन कुछ कारण बस पता नहीं क्यों सरकार को अब हो सकता है कि टाइम अभी अच्छा ना लगा हो और बाद में पाकिस्तान से लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरे दिल में तो उल्लास था, मुझे लाहौर जाना है। तो उस समय क्या हुआ कि अगर ऑपरेशन सिंदूर के समय ही अगर हम पाकिस्तान को फोड़ फाड़ के और पीओके पे, जो पाकिस्तान का 30% है, पीओके पे जिसने जिसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है, जिसे राजा हरि सिंह के जमाने में ही, जैसा कि मैंने आप लोगों को जब स्टार्टिंग की थी, मैंने जब मैं आप लोगों को भारत के राज्य संघ और उसका राज्य क्षेत्र पढ़ा रहा था, उस समय मैंने आपको बताया था कि हाँ जो राजा हरि सिंह थे तो उनसे किस प्रकार विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाया गया। तो उस समय जो भारत का जो 30% हिस्सा था वो चीन के द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जिसे ऑपरेशन सिंदूर में मोदी जी को करना था लेकिन वो नहीं किए। चलिए हम बाद में कर लेंगे, हमारा और आपका राज आएगा तो हम कर ही लेंगे और हो ही जाएगा। तो जो ये 30% हिस्सा है, अगर मान लीजिए हम और आप जाएं और इसे फिर अपने कब्जे में कर लें, मतलब भारत में शामिल कर लें, तो यहाँ के जो नागरिक हैं वो स्वयं ही भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो मैंने आप लोगों को काफी सरल शब्दों में बताया है कि इसीलिए मैंने पाकिस्तान का एग्जाम्पल लिया है ताकि आपको समझ में बहुत जल्दी आ जाए, क्योंकि वो तो है ही मेरा पड़ोसी। तो कहते हैं बेटे, तो थोड़ा सा अलग बात है। तो उसमें क्या हुआ, इसमें ये प्रावधान किया गया है कि अगर भारत किसी युद्ध या या बातचीत या किसी भी माध्यम से अगर किसी दूसरे देश की जमीन अर्जित कर लेता है या कोई आइलैंड प्राप्त कर लेता है और उसे जब भारत में शामिल किया जाएगा, तो उस समय जो भारत का जो वहां पर रह रहे नागरिक होंगे उस स्थान पे, वो स्वयं ही भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी, और किस किस को ऑपरेशन सिंदूर 2 करना है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, चलेंगे हम और आप भी कब्जा कर लेंगे। अगला जो हम देखने जा रहे हैं वो हम देखेंगे कि नागरिकता समाप्त कैसे होगी। नागरिकता समाप्ति, नागरिकता की समाप्ति। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि नागरिकता समाप्ति के 3 जो हैं वो आधार बनाए गए हैं। इसमें बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दे रहा हूं। पहला है त्याग के द्वारा। त्याग के द्वारा इसका मतलब सीधा सा यही है कि यदि आप स्वेच्छा से भारत की नागरिकता को त्याग देते हैं और किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। यानी कि आप अगर स्वेच्छा से भी चाहें कि हाँ मुझे भारत की नागरिकता छोड़नी है तो आप छोड़ सकते हैं। इसका बस सीधा सा इतना ही मतलब होता है। दूसरा होता है निरस्तीकरण के माध्यम से। निरस्तीकरण का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहा था। अगर उस समय कोई व्यक्ति है जो अगर पाकिस्तान को कोई जानकारी देता है या अगर भारत विरोधी कोई मान लीजिए कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे भारत के
राज्य क्षेत्र को नुकसान होता है या भारतीय नागरिकों को नुकसान होता है, तो उसकी जो नागरिकता है वह छीन ली जाएगी, उसको नागरिकता से निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि संसद के द्वारा उसकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा और वह भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। अगला जो इसमें एक दिया गया है वह दिया गया है वंचन के आधार पर। वंचन के आधार पर, वंचन के आधार पर इसका जो मतलब है वह सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति देशीकरण या पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त अगर करता है तो वह व्यक्ति को निम्न प्रकार से उसकी नागरिकता जो है वो समाप्त कर दी जाएगी या की जा सकती है। उसमें जो प्रावधान दिए गए हैं वह यह दिया गया है कि यदि नागरिकता के आधार, अगर नागरिकता से आप अगर आप नागरिकता ले रहे हैं और आपने उस समय कोई गलत डॉक्यूमेंट आपने सरकार को दिया है तो उस आधार पर आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। और यदि संविधान का अनादर किया आपने, यानी कि जैसा मैंने कि आप लोगों को बताया था, अगर आपने संविधान का अनादर किया तो भी आपकी नागरिकता जो है वो खत्म कर दी जाएगी। और इसमें एक प्रावधान और दिया गया है कि यदि भारत किसी युद्ध में है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया है कि अगर भारत युद्ध में है और उस समय अगर आपने शत्रु देश के साथ में किसी भी प्रकार का कोई रिश्ता रखने का प्रयास किया तो वो उस आधार पर भी आपकी देश की जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। थोड़ा सा एक और है, एक जो मैंने आप लोगों को बताया था निरस्त्रीकरण। निरस्त्रीकरण में जो प्रावधान किए गए हैं, तो जो मैंने बताया है वो तो किए गए हैं, इसमें एक और हम अपने एक और प्रावधान किया गया है, वो ये किया गया है कि यदि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं, यानी कि आप भारत के नागरिक हैं और किसी दूसरे देश में जाकर अगर आप भारत की नागरिकता ले लेते हैं तो भी आपकी नागरिकता जो है वह स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और अगर आप कहीं दूसरी जगह पे जाके किसी दूसरी देश में जाके अगर आप नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जिन भाइयों ने वीडियो को मुझसे जुड़ना है वह मेरा इंस्टाग्राम पे जो आईडी है वो अभय प्रताप के नाम से है, तो आप वहां पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे अगर कुछ भी अगर बात करनी है तो आप वहां पे मुझसे कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, लेकिन हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो।